गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस। ग्रामर का टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। काफ़ी बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि सिंपल सेंटेंस है, आप कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, कंजंक्शंस कौन कौन से लगते हैं उसमें, कैसे लगते हैं, यूजेज क्या होते हैं। तो आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है। ग्रामर का वैसे तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनका ग्रामर बड़ा अच्छा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ग्रामर वाले पार्ट में यूजुअली इन माय एंटायर करियर आई डिड नॉट सी अ लॉट मैनी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के कि उनको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है। यूजुअली नहीं आती उन्हें ग्रामर में प्रॉब्लम। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आती है ग्रामर में प्रॉब्लम, क्योंकि उनका स्पोकन चलता है और स्पोकन का जो रहता है उनका मामला, वो थोड़ा सा वो सुन सुन के ही बोलते रहते हैं। ग्रामर का डीप उनको इतना पता नहीं रहता है। ठीक है। और क्वेश्चन डायरेक्टली तो कोई भी नहीं आएगा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आरएस का हो, किसी भी जगह पर आपको कंपाउंड सेंटेंस का ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कैसे होगा कि सिंपल क्वेश्चन से आपको कंपाउंड बनाने हैं, करके कुछ आ सकता है, 4 ऑप्शन में कुछ आ सकता है, कंजंक्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंजंक्शन इसमें सूटेबल रहेगा, है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस को जब आप बेसिक समझोगे, जब इमारत की नींव मजबूत होती है तो उस पर जो इमारत बनती है वो बहुत मजबूती से टिकी हुई रहती है। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस या सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर का टॉपिक है आपका और वो जानना बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए। ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस, शुरू करने के पहले एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। अब तो ये हो गया कि भाई आप वोकेबलरी पढ़ाते हो तो आप कॉपी पेन का पहले कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। देखिए, लिखकर जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और है। लिखकर आप जब लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहता है, रिटेन कर पाते हैं उसे, है ना, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग चलता है वो। और तो सुनिए भी और लिखिए भी। एंड फ्रॉम माई साइड आई कैन टेल यू कि बीच बीच में जो सेंटेंस बन जाते हैं और बीच बीच में जो वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को आप ध्यान से सुने। प्रोलॉन्ग मतलब जो लंबे समय तक चलता है, तो कई सारे तो वोकेबलरी यूं ही आपकी तैयार होती रहती है ना। अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। लगता है कि हाँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा कंट्रीब्यूशन जा रहा है हमारी तरफ से आप सब लोगों को। तो ऐसे लगता है कि चलो और अच्छे वीडियोस बनाए जाएं और नए टॉपिक्स उठाए जाएं। कमेंट भी करिए आप कौन से टॉपिक में आपको परेशानी है, डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, डेफिनेटली उस पर कुछ अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए, यहाँ कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है 2/2+। इसके मतलब समझ लीजिए सबसे पहले कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है भाई, क्या चीज़ है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें 2 क्लॉज या फिर 2 से अधिक क्लॉज होते हैं। अब ये क्लॉज किस चिड़िया का नाम है? ये क्लॉज जो होता है, क्लॉज की परिभाषा बहुत सिंपल है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है क्लॉज में? एक होता है सब्जेक्ट। ठीक है ना। मतलब क्लॉज भी सेंटेंस के जैसे ही होता है, लेकिन वो होता क्लॉज है। और वो क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, आई एम टेलिंग यू। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये सब क्या चीज़ें हैं ये समझिए। क्लॉज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। सब्जेक्ट तो आप समझते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, आई एम ईटिंग तो आई सब्जेक्ट है, आई गो टू स्कूल तो आई सब्जेक्ट है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल तो यू सब्जेक्ट है। ठीक है। हेयर कम्स द बस तो बस सब्जेक्ट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल वन, क्या बोलेंगे आप उसको, मॉन्क बोल लीजिए। ऑन द एट द टॉप ऑफ द हिल, ऑल नहीं आएगा यहाँ पे, एट द टॉप ऑफ द हिल वन मॉन्क लिव्स देयर, तो यहाँ पर वन मॉन्क सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आगे पीछे जो मेन जो उसका करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अ बर्ड विद ब्रोकन लेग,
फ्लू अवे। तो यहाँ पर इतना लंबा सब्जेक्ट है, अ बर्ड विद ब्रोकन लेग, एक ऐसी चिड़िया जिसका पैर टूट गया था, फ्लू अवे, उड़ गई। तो सब्जेक्ट जो है, जो पूरे सेंटेंस में जो कर्ता धर्ता होता है ना, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पल में जो भी कर्ता है, वो जो मेन जो काम कर रहा है वही है सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट होगा इस क्लॉज में और फाइनाइट वर्ब होगी। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ होती है भाई, किसी को कोई क्लू? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होता है ये फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो ये है कि भाई फाइनाइट वर्ब में एक होता है पर्सन, वो निश्चित पर्सन होता है, एक होता है टेंस, वो भी निश्चित टेंस होता है, और तीसरा होता है नंबर, वो नंबर भी निश्चित होता है, और चौथा होता है आस्पेक्ट, वो आस्पेक्ट भी निश्चित होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए इसका। फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ होती है, जैसे कि शी वर्क्स हार्ड, वो है ना खूब मेहनत कर रही है, कोई गर्ल है ना, तो वो बहुत मेहनत कर रही है, अच्छा कंपटीशन में विन करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो शी वर्क्स हार्ड। ये जो है ना वर्क्स, यहाँ पर जो वर्क्स है ये कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट है। ये जो वर्क्स है ये फाइनाइट वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है। तो ये फाइनाइट क्यों है? क्योंकि वर्क से हम क्या समझ पा रहे हैं, नंबर वन पर्सन, पर्सन कौन सा है, शी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई और यू, यू या वी, फर्स्ट पर्सन होता है। देखिए इधर देखते चलिए, यहाँ एक टेबल बना देते हैं, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू या फिर बोथ ऑफ यू, है ना, बोथ ऑफ यू या फिर ऑल ऑफ यू, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, दे, है ना, और एनी नेम, एनी नेम भी थर्ड पर्सन में आता है। अब ये क्या क्या है इनका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। भाई फर्स्ट पर्सन जो मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है ना। अगर मैंने तुमसे कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और हम सब तुमसे कुछ कह रहे हैं तो भी हम फर्स्ट पर्सन है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन। अब क्योंकि तुम सुन रहे हो, है ना, तो तुम सुन रहे हो तो यू, अब तुम दोनों सुन रहे हो तो बोथ ऑफ यू, और तुम सब सुन रहे हो तो ऑल ऑफ यू। तो यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ये होगा सेकंड पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं किसी तीसरी लड़की के विषय में, या तीसरी कोई जानवर के विषय में, या तीसरी कोई वस्तु के विषय में, या कोई नाम लेके हम बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो मैं जो कह रहा हूँ, जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, मैं या वी, और तुम या बोथ ऑफ यू या ऑल ऑफ यू, तुम सेकंड पर्सन, और जिसके भी बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। अब शी न तो सुन रही है और न ही बोल रही है, न तो वो आई और वी है, न तो वो यू है, बोथ ऑफ यू है, न ऑल ऑफ यू है, वो कौन है, शी है। तो शी कौन सी हो गई, थर्ड पर्सन। शी का पर्सन बता रहा है और वो है थर्ड पर्सन। तो हम इसमें पर्सन जान पाते हैं इस फाइनाइट से, वर्क्स लगा है ना, वर्क्स, वर्क्स। अगर आई होता तो वर्क होता, यू होता तो वर्क होता, है ना, बोथ ऑफ यू होता है तो वर्क होता, राम एंड श्याम होता तो वर्क होता, केवल राम होता तो वर्क्स होता, ही होता तो ही वर्क्स होता। तो हम इससे वर्क से समझ पाए ना, इस वर्ब से कि कौन सा पर्सन है। टेंस कैसे समझ पाए, इस टेंस से, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस वर्क से समझ पाए। अगर शी वर्कड हार्ड होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, शी विल वर्क हार्ड होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता, शी इज वर्किंग हार्ड होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। चलिए बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। शी वॉज वर्किंग हार्ड, पास्ट कंटिन्यूस, शी हैज वर्कड हार्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैड वर्कड हार्ड,
past perfect. She has been working hard for 10 years, present perfect continuous. She will be working hard tomorrow, future indefinite. She will have worked hard, future perfect. She will have been working hard, future perfect continuous. She had been working hard, past perfect continuous. ठीक है, तो ये ऐसे चलेंगे. हमें टेंस पता चल गया ना, वर्क्स लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया भाई, समझ आ गया. किससे? क्योंकि क्या लिखा है, वर्क्स है. शी वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधी सी बात है. ठीक है, जिनको टेंस में प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए. आई विल मेक अ वेरी गुड वीडियो फॉर यू, है ना. और पुराने वाले जो वीडियोस हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. पुराने बहुत सारे कई वीडियोस हैं ग्रामर के ऊपर, बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. फटाफट स्पीड बढ़ा के फटाफट देख लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास में. ठीक है, चलिए. और तीसरी चीज़ क्या थी, हम क्या देख रहे थे, पर्सन देख रहे हैं और टेंस देख रहे हैं, नंबर भी देख रहे हैं. नंबर मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है. पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. हम इसे सिंगुलर प्लूरल भी देख रहे हैं. शी है तो वर्क्स लगा है. अब यहाँ पे दे होता ना, प्लूरल होता तो वर्क हो जाता, दे वर्क हार्ड. आई होता तो दे वर्क हार्ड. तो हम इससे क्या देख पा रहे हैं, नंबर. नंबर क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना, या फिर प्लूरल है, ये हम पता कर पा रहे हैं. दूसरा, हम मूड या एस्पेक्ट भी पता कर पा रहे हैं. क्या एस्पेक्ट है, शी वर्क्स हार्ड, है ना. एस्पेक्ट हम नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किस एस्पेक्ट का सेंटेंस है. तो हम क्या क्या फाइनाइट वर्ब से ये सारी चीज़ें हम पता कर पाते हैं, वो होता है फाइनाइट. और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं फिर. चलिए, नॉन फाइनाइट की हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं तो ये बहुत लंबा लेक्चर चले जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं जो कंपाउंड सेंटेंस है उससे थोड़ा सा दूर हट जाएंगे. तो क्या हो रहा है भाई कि जो क्लॉज होते हैं ना, उसमें एक होता है सब्जेक्ट और एक होती है फाइनाइट वर्ब. ठीक है, तो अपना जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें दो या दो से अधिक, दो या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, दो या दो से अधिक जो होता है वो होते हैं क्या, क्लॉज. ठीक है, दो या दो से अधिक क्लॉज होते हैं और किसी ना किसी कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस. ठीक बात है. अब क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ये हमने देख लिया कि दो या दो से अधिक क्लॉज होते हैं. हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है. और एक चीज़ और, यहाँ का इक्वलिटी का मामला है. कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बराबरी चल रहे हैं, है ना. जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट करते हो एक दूसरे के, ठीक है मेरे नोट्स तू पढ़ लेना, तेरे नोट्स मैं पढ़ लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन हो गया. ये भी कोऑर्डिनेटेड क्लॉज जो होते हैं बराबरी से होते हैं. मतलब हर क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, है ना. तो दोनों क्लॉज को आप अलग अलग देखोगे तो भी आपको पूरा मीनिंग मिलेगा. जैसे आई लाइक टी, शी लाइक्स कॉफ़ी. तो आई लाइक टी को अलग से देखोगे, मुझे टी पसंद है, चाय पीना पसंद है भाई, चाय मिल जानी चाहिए, अमृत मिल गया. ठीक है, उसको कॉफ़ी पसंद है, शी लाइक्स कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पसंद है भाई. बड़े लोग, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद. ठीक है, तो आई लाइक टी, इसको आप अलग से भी बोलोगे ना, शी लाइक्स कॉफ़ी के अलावा, आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी. इन दोनों को साथ में भी नहीं बोलोगे, अलग अलग बोलोगे, तब भी कंप्लीट मीनिंग देगा. अच्छा, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है. और ये दोनों, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, बराबरी का मामला नहीं है. तो आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल. अब इसको आई वॉज इल, तो आई वॉज इल में क्या करें भाई, तुम इल, आई वॉज इल, तुम बीमार थे, तो क्या कर लें भाई. हाँ, बीमार थे तो क्या, आगे तो बोलो, तो आगे तो बोलो. ये आगे वाला सेंटेंस ही है, वही है प्रिंसिपल क्लॉज. आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज, क्योंकि मैं इल था, बीमार था. तो ये तो मामला कुछ और है. यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में इक्वल मामला होता है भाई. इंडिपेंडेंट भी देखोगे ना उस क्लॉज को, तो वो कंप्लीट मीनिंग देगा.
ये इसकी खास विशेषता है। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेटिंग, ये ईच इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र है, बराबरी का हिस्सा है, उसका बराबर ही एक जो है मीनिंग देता है, इक्वल इक्वल। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों क्लॉज को साथ में बोलो, अकेले बोलोगे तो भी आपको इक्वल मीनिंग देगा, पूरा स्वतंत्र मीनिंग देगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा है फैन बॉयज़। एक्चुअली व्हेन माय टीचर टॉट मी, तो उन्होंने ये सिखाया था कि फैन बॉयज़, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप ये ले सकते हो। फैन बॉयज़ को देखो, फॉर, एंड, नॉट, या ये नॉर या नाइदर नॉर में भी आता है, बट, और, येट और सो। ठीक है, तो फैन बॉयज से हमें से याद करवाते हैं बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, देयरफॉर, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक बात है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। वो एक अमीर आदमी है और वो एक ईमानदार आदमी भी है। तो क्या सारे अमीर आदमी, कोई भी अमीर आदमी ईमानदार नहीं होता, या ईमानदार आदमी अमीर नहीं होता? दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे। अमीर आदमी ईमानदार भी हो सकता है, ईमानदार आदमी अमीर भी हो सकता है। और अगर आपने इसमें बट लगा दिया तो भाई जो रिच पीपल हैं वो कोर्ट तक ले जाएंगे कि क्या रिच पीपल अमीर नहीं होते? हाँ, नीरव मोदी वहाँ से कोर्ट केस कर देने वाला है फिर। अब वो बात और है, आप सोचिएगा कि नीरव मोदी का स्टेटस क्या है, वो आप सोचिए। दिस इज़ नॉट माई वर्क, है ना? आप सोचिए जो भी, लेकिन सेंटेंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, विरोधाभासी नहीं है। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, तो क्या लगेगा? एंड। ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट। वो अमीर है और क्या है? ईमानदार भी है, ऑनेस्ट है। ये ऑनेस्ट को ऑनेस्ट बोलते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे जो उसको हॉनेस्ट बोलते हैं वो कतई ना बोले इसे हॉनेस्ट। क्यों नहीं बोले हॉनेस्ट? चलिए, बोलने में तो कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत तो है। हॉनेस्ट आप बोल रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बोल लो हॉनेस्ट। लेकिन जब पेपर में आएगा ना ऑनेस्ट और उसके फोनेटिक्स अगर आ गए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में फोनेटिक्स आता है, टीचर वाला जो होता है आरपीएससी के एग्ज़ाम, है ना? सो जो ऑनेस्ट है ना, वो ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन जो रहता है वो ऑनेस्ट में ही आएगा आपका, वो हॉनेस्ट करके नहीं आएगा। और यहाँ पर कई बार क्या आर्टिकल पूछ लेता है वो आपसे, तो राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय और एन ऑनेस्ट बॉय। आप हॉनेस्ट बोलोगे ना तो आप 100% अ हॉनेस्ट बॉय लिख कर आओगे, क्योंकि हॉनेस्ट तो आप एच क्या है? कंजंक्शन, वो सॉरी ये है तुम्हारा, हाँ कंजंक्शन है। अरे बाबा, कंजंक्शन नहीं है, ये वॉवल नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो एच तो आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप हॉनेस्ट ही अ लिख कर आओगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले तो अ लगता है लेकिन वॉवल के पहले एन लगता है। तो अगर आप सही प्रोनाउंस करोगे तो आप सही आंसर भी लिख कर आओगे। हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट। अच्छा, जब इन दोनों को मिला देंगे, एक कंजंक्शन से जोड़ देंगे, तो फिर ये वाला जो ही है ना, अभी तो ये दोनों अलग अलग क्लॉजेस थे, तो यहाँ पर एच भी कैपिटल बना हुआ था, यहाँ पर कैपिटल करके हम स्मॉल बना देंगे। ठीक है, और एंड से, एंड एक कंजंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और फिर ये सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ये दोनों ही क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं, और दोनों क्लॉज को मिलाकर हमने एंड जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे जोड़ने के बाद में इसे एक कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बना दिया है। इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस भी हो सकते हैं। ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट बट अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा। बट कुछ बुराई करते हुए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, रिच होना भी अच्छा होता है, ऑनेस्ट होना भी अच्छा होता है। अब एक बुराई देनी पड़ेगी, तो बुराई में लायर दे सकते हो, लेकिन लायर लोग ऑनेस्ट नहीं मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो जाएगा। एक व्यक्ति लायर भी है, ऑनेस्ट भी है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो ऑनेस्ट है वो लायर नहीं है, और जो लायर है वो ऑनेस्ट नहीं है। तो कुछ और दे सकते हो आप,
आप थोड़ा कंजूस टाइप दे सकते हो, आप इसमें माइजर दे सकते हो, है ना। तो ही इज़ ऑनेस्ट एंड ही इज़ रिच एंड ऑनेस्ट बट वेरी माइजर, है ना, माइजर दे सकते हो। ही इज़ ऑनेस्ट एंड ही इज़ रिच एंड ही इज़ ऑनेस्ट बट ही इज़ माइजर। वो कंजूस है, वो अमीर है, वो ईमानदार है पर कंजूस है। तो कंजूस आदमी ईमानदार हो सकता है, कहाँ दिक्कत है, और ईमानदार आदमी कंजूस भी हो सकता है, वो तो बेचारा हो ही जाए, लेकिन रिच है तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर हो सकता है ना। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और हो भी सकती हैं। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेज वाला बन गया। इसमें 3 क्लॉजेज आ गए, तीनों ही क्लॉजेज अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आप इसको अलग से बोलो, ही इज़ माइजर, कंप्लीट, ही इज़ ऑनेस्ट, कंप्लीट, ही इज़ रिच, कंप्लीट। तीनों का स्टेटस इक्वल है, ठीक बात है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, काफी अच्छा है ना, काफी अच्छा सा सेंटेंस है, और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, है ना, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट एंड ही गॉट फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी। पहला वाला सेंटेंस देखिए, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट but he got first rank। वो एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन भैया उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। तो जितने भी एवरेज विद्यार्थी हैं, जो मीडियोकर विद्यार्थी हैं, है ना, जो टॉप नहीं कर रहे, वो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं हो, बिल्कुल हताश नहीं हो, फर्स्ट रैंक आपकी भी आ सकती भाई साहब, ठीक है। तो ही इज एन एवरेज स्टूडेंट बट ही गॉट, लेकिन उसको तो पहली रैंक मिल गई यूपीएससी में, ठीक है। दूसरी तरह से यही सेंटेंस बन सकता है, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट येट ही गॉट फर्स्ट रैंक। येट भी इसी तरह से काम करता है, परंतु, लेकिन, किंतु, ये ना, किंतु, परंतु, लेकिन तीनों अलग अलग वर्ड्स है ना, काम तो ऐसे ही करते हैं। वो एक एवरेज स्टूडेंट था लेकिन उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, वो एक एवरेज स्टूडेंट था परंतु उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, वो एक एवरेज स्टूडेंट था किंतु उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। तो किंतु, परंतु, लेकिन वर्ड अलग अलग है, मीनिंग तो एक ही है। ऐसा इंग्लिश में होता है ना। येट और बट को देखोगे एक जैसे मीनिंग निकलता है। अब बोलचाल की भाषा में हम सबसे ज्यादा लेकिन यूज करते हैं, किंतु परंतु थोड़ा कम करते हैं ना, तो वैसे ही आप येट समझ लो, ठीक बात है। तो ही इज एन एवरेज स्टूडेंट बट ही गॉट फर्स्ट रैंक। तीसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है, स्टिल भी आ जाएगा इसमें, ही इज एन एवरेज स्टूडेंट, स्टिल भी आ जाएगा, स्टिल ही गॉट फर्स्ट रैंक। भाई वो एक एवरेज स्टूडेंट, अच्छा ही इज, आई एम सो सॉरी, यहाँ ही इज नहीं आएगा, ही वॉज, सब जगह वॉज आएगा, क्योंकि सेकंड वाला भी तो पास्ट टेंस में है, गॉट में आ रहा है ना ये, तो वॉज आएगा। आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट राइट डाउन द राइट थिंग ओवर हियर, है ना, वॉज आएगा, क्योंकि दोनों ही पास्ट में आने चाहिए ना। कोई भी सेंटेंस जब कंबाइंड होता है तो प्रेजेंट और पास्ट में नहीं जाता, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता। प्रेजेंट फ्यूचर जा सकता है, प्रेजेंट पास्ट का कॉम्बिनेशन कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। हमेशा या तो पास्ट में जाएंगे, दोनों ही सेंटेंस पास्ट में जाएंगे, अदरवाइज दोनों ही प्रेजेंट में जाएंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक। तो ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, स्टिल ही गॉट फर्स्ट रैंक। ये चौथा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है इसमें, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, हाउएवर, बिल्कुल हाउएवर आ जाएगा इसमें, however he got first rank। जबकि however में हिंदी में जो उसका मीनिंग निकलता है वो जबकि से आता है। तो वो एक एवरेज स्टूडेंट था जबकि उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, तो इस सेंस में however आता है, ठीक है। चौथा भी बन जाएगा इसमें ओनली के साथ में,
ठीक है, तो चौथा पांचवा वाला जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बन जाएगा कि ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ओनली ही गॉट फर्स्ट रैंक। इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे जो कि एक परफेक्ट मीनिंग दे रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से आप एरर ढूंढिए वाला आ सकता है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, थ्योरी नहीं पूछेगा कि क्या कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, क्या उसके यूजेज होते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा और उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आप यूं समझिए, फाइंड आउट द राइट ऑप्शन among the 4 option among the 4 options which was grammatically incorrect। ठीक है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो आपको छांटना है। अब ये चारों तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ये बट जो सबसे इजी है ना, इसको हटा देते हैं अपन, क्योंकि बट से तो तुरंत समझ में आ रहा है। इसकी जगह कर दिया सो। बताइए जरा कौन सा इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली भी। सो से तो ग्रामेटिकली तो सो से सही है, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, बन सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इसको गलत बताने के लिए क्या किया जाएगा? ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। यहाँ आप कर दीजिए, कौन सा कंजंक्शन लगाना बताइए? कुछ कॉम्प्लेक्स में से लगा लेते हैं कंजंक्शन। एंड भी कॉन्टेक्चुअली गलत है, सो लगाएंगे तो भी कॉन्टेक्चुअली गलत है ना। कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्स्ट गलत है ना। कॉन्टेक्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट है इसलिए उसकी फर्स्ट रैंक आई। तो यहाँ पर सो लगाते ही ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट, कॉन्टेक्चुअली भी लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, तो ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट वाला जो मामला आएगा, ये इसका ऑप्शन आएगा 1। राइट ऑप्शन क्या है? या आंसर, राइट ऑप्शन की जगह आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर आएगा 1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो क्वेश्चंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 100% सही निकलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में बात करते हैं, जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, आपको अगर इसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट, आपको कुछ और नोट्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू शुड जस्ट राइट डाउन। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि वी नीड दिस एज अ स्टूडेंट, वी नीड PDF और PDF ऑफ एक्सप्लेनेशन, या बहुत सारे तो टॉपिक्स आई हैव एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स, कि कई सारे वन वर्ड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो पिक्चर के थ्रू आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, सो किडिंग। सो दैट इज, आप अगर आपको नोट्स की नीड है, कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, है ना। इट वुड बी गुड फॉर माई चैनल एज वेल, ठीक है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।